हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीच टेक कॉमर्स। मेरा नाम है हशमित कौर एंड मैं हूं आपकी बिजनेस स्टडीज एजुकेटर। सो आज की इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे केस बेस्ड क्वेश्चंस। एज यू ऑल नो कि बोर्ड के एग्जाम्स में केस स्टडीज आती हैं तो बहुत से स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं कि इसे कैसे सॉल्व किया जाए। मैं बता रही हूँ बहुत ही ईजी है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको। जो कुछ भी आपने चैप्टर में अच्छे से पढ़ा होगा ना, वही सब चीजें आपको केस स्टडीज में देके रखी होती हैं। इनफैक्ट आपको आंसर्स भी केस स्टडी के क्वेश्चन में छुपे हुए मिल जाएंगे। ठीक है, अच्छे से बस एनालाइज करना होगा। चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया है तो बहुत अच्छी बात है। चैप्टर फर्स्ट की केस स्टडीज मैं आपको करवाने वाली हूँ, और अगर आपने चैप्टर फर्स्ट ही नहीं पढ़ा है तो सॉल्व भी नहीं हो पाएगा। तो क्या करना है, वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी, अच्छे से जाके चैप्टर फर्स्ट पूरा देखिए। वीडियोस अच्छी लगी उन्हें लाइक, कॉमेंट एंड शेयर करना, एंड देन फिर आ जाना क्वेश्चंस पार्ट पे। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमें क्या देके रखा हुआ है? हितेश इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ किड्स गारमेंट लिमिटेड। मतलब किड्स गारमेंट लिमिटेड क्या है? ये एक कंपनी है, ठीक है। और हितेश जो है वो उसका चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, मतलब सीईओ। हितेश जो है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट में आ जाता है, ठीक है। Due to festive season, Hitesh got an additional order of 10,000 garments which he had to supply within 2 days. बोला जा रहा है कि फेस्टिव सीजन चल रहा है, मे बी होली हो, दिवाली हो, ठीक है। तो इस कारण से हितेश को एडिशनल ऑर्डर मिला है, वो भी 10,000 गारमेंट्स बनाने का, एंड वो भी उसे 2 दिन में दे देना है ये ऑर्डर कंप्लीट करके। ठीक है, आए समझ में? यूजुअली हो सकता है कि 50,000 का उसे ऑर्डर मिलता है, लेकिन इस बार फेस्टिव सीजन था तो उसको 10,000 एडिशनल में ऑर्डर मिल गया, मतलब इस बार उसे 60,000 का ऑर्डर मिला है और 2 दिन में कंप्लीट करके देना है। ठीक है, आए समझ में? चलिए। ड्यू टू हिज गुडविल इन द मार्केट ही डिड नॉट वांट टू लॉस द ऑर्डर। बोला जा रहा है उसकी गुडविल जो है वो मार्केट में अच्छी खासी बनी हुई है, तो उसे ये ऑर्डर जो है वो लॉस नहीं करना है, उसे पूरा करना है। So he decided to achieve the target by operating on double shift। तो उसने क्या सोचा कि हम क्या करेंगे, हम डबल शिफ्ट में काम करेंगे, मॉर्निंग शिफ्ट भी, नाइट शिफ्ट भी। ठीक है, आया समझ में? He achieved the target and supplied the order within 2 days। उसने क्या किया, डबल शिफ्ट वाला आइडिया निकाला, तो उससे क्या हुआ, वो अपने टारगेट को टाइम पे अचीव कर पाया अच्छे से। ठीक है, बट ड्यू टू डबल शिफ्ट्स हिज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज हायर देन द रेगुलर प्रोडक्शन कॉस्ट। अब जैसे कि सुबह भी काम हो रहा था, रात को भी काम हो रहा था, तो डबल शिफ्ट की वजह से उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट भी क्या लग गई, डबल लग गई। ठीक है, आया समझ में? अगर मॉर्निंग शिफ्ट में ही काम होता था तो इतनी कॉस्ट नहीं लगती, लेकिन डबल शिफ्ट कर दिया तो डबल बार मशीनरी चल रहा है, लाइट चल रही है, इलेक्ट्रिसिटी, सब कुछ खर्चा हो रहा है, प्रोडक्शन कॉस्ट इतना लग गया जितना, मतलब डबल ही लग गया समझो, क्योंकि डबल शिफ्ट थी तो डबल लग गया। Identify and give the meaning of the 2 concepts of management discussed in the above para। हमें आइडेंटिफाई करना है एंड बताना है कि इस पूरे पैरा में मैनेजमेंट का कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है। ठीक है, तो अच्छे से एनालाइज कीजिए। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही जब चैप्टर स्टार्ट किया था मैनेजमेंट की डेफिनेशन समझाई थी, तो 2 कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे, एक होता है एफिशिएंसी और एक होता है इफेक्टिवनेस। ठीक है, आया समझ में? तो दोनों ही चीजें यहाँ पर अप्लाई हो रही हैं, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। एफिशिएंसी मीन्स डूइंग द टास्क करेक्टली एंड विथ मिनिमम कॉस्ट। एफिशिएंसी का मतलब मैंने आपको क्या समझाया था कि अच्छे से अपना राइट टास्क करना, टास्क को पूरा करना, और वो भी मिनिमम कॉस्ट के साथ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बहुत ज्यादा पैसा लगा रहे हो उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, आया समझ में? और इफेक्टिवनेस इज कंसर्न्ड विद डूइंग द राइट टास्क, कंप्लीटिंग एक्टिविटी एंड अचीविंग गोल्स। और मैंने आपको इफेक्टिवनेस का मतलब क्या समझाया था कि जो टास्क है वो टाइम पर कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर एफिशिएंसी का मतलब कम से कम पैसों में आपका काम अच्छे से हो जाए। इफेक्टिवनेस मतलब जिस टाइम का बोला गया है उस टाइम पर वो टारगेट अचीव हो जाए। तो दोनों ही चीजों की बात यहाँ पे हो रही है। हालांकि बोला जा रहा है कि कॉस्ट यहाँ पे डबल लग गया, लेकिन इनडायरेक्टली यही बोल रहे हैं कि हमें यहाँ पर एफिशिएंसी का भी ध्यान रखना चाहिए था। हमें सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट पूछे जा रहे हैं जो यहाँ पे अप्लाई हो रहे हैं, तो दोनों ही कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमें देखने को मिले तो हम दोनों के बारे में यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है,
ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे आपको पेपर में भी। और ये जो क्वेश्चंस मैंने लिए हुए हैं ना, ये प्रीवियस जो भी पेपर हुए हैं पिछले साल, पिछले से पिछले साल, उन्हीं के क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे उठा के लेकर आई हूँ आपके लिए, ठीक है। तो ऐसा मत समझना कहीं से भी उठा लिए, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में ही आए क्वेश्चन है, ठीक है। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या देके रखा है? मेगा लिमिटेड वॉज मैन्युफैक्चरिंग वाटर हीटर्स। क्या बोला जा रहा है? एक कंपनी है जिसका नाम क्या है? मेगा लिमिटेड, और वो क्या बनाती है? वाटर हीटर्स बनाती हैं, ठीक है। In the first year of its operation, the revenue earned by the company was just sufficient to meet its cost. क्या बोला जा रहा है कि जब पहला साल था ना, जब उनका पहला साल था, तो जितना भी रेवेन्यू उन्होंने अर्न किया वो कॉस्ट के इक्वल आया, मतलब उतना ही सफिशिएंट था। समझिए कि एक्सपेंसेस जितने थे, एक्सपेंसेस जितने उन्होंने लगाए थे वाटर हीटर मैन्युफैक्चर करने के लिए, वाटर हीटर बनाने के लिए है, उतना ही उन्होंने रेवेन्यू गेन करा, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ उनको, ठीक है। ना ही प्रॉफिट हुआ ना ही लॉस हुआ, ठीक है। देन उसके बाद टू इंक्रीज द रेवेन्यू द कंपनी एनालाइज्ड द रीजन ऑफ लेस रेवेन्यूज, और अपने रेवेन्यू को इंक्रीज करने के लिए कंपनी ने क्या किया? एनालाइज करना चालू किया, ऑब्जर्व करना चालू किया कि उनको कम रेवेन्यू क्यों आया है। After analysis, the company decided to reduce the labor cost by shifting the manufacturing unit to a backward area where labor was available at a very low rate. क्या बोला जा रहा है? एनालाइज करने के बाद कंपनी ने क्या डिसाइड किया? कंपनी ने ये डिसाइड किया जो उनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, ठीक है, लेबर वगैरह और जो भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जहाँ पे वाटर हीटर्स बनते हैं, उनको कहाँ पे शिफ्ट कर दिया जाए? बैकवर्ड एरिया में, मतलब विलेज एरिया में समझ जाइए, जहाँ पे लोग इतने विकसित नहीं होते हैं, मतलब इतनी अच्छी लाइफस्टाइल नहीं होती है, एंड जहाँ पर उनको बहुत ही कम रेट में लेबर्स मिल जाएंगे। अगर कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एक सिटी में बना होगा तो वहां के लोग वो उठाएंगे एम्प्लॉयमेंट के लिए, वहां के लेबर वो हायर करेंगे, तो उनके चार्जेस ज्यादा होंगे एज कंपैरिजन टू एक ऐसी एरिया में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होना जहाँ पे इतना विकास नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पर अगर किसी विलेज में या बैकवर्ड एरिया में हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाते हैं एंड वहीं के लेबर्स को हायर करते हैं, तो वो इतने पैसे नहीं मांगेंगे, इतने वेजेस नहीं मांगेंगे, ठीक है। आया समझ में? तो जो भी एनालाइज किया कंपनी ने, उन्होंने सोचा होगा कि यहाँ पे लेबर को बहुत ज़्यादा सैलरी जा रही है, बहुत ज़्यादा वेजेस देने पड़ रहे हैं, तो हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को ही शिफ्ट कर देते हैं बैकवर्ड एरिया में एंड वहीं के लोग हायर करेंगे ताकि वो हमसे पैसा कम ले, ठीक है। To start manufacturing solar water heaters and to reduce the production of electric water heaters slowly. क्या बोला जा रहा है? जो कंपनी है वो क्या बनाती थी? इलेक्ट्रिक वाटर हीटर्स। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने इलेक्ट्रिक वाटर हीटर्स को छोड़कर सोलर वाटर हीटर्स बनाना स्टार्ट कर दिए, ठीक है। आया समझ में? दिस विल नॉट ओनली हेल्प इन कवरिंग द रिस्क बट ऑल्सो हेल्प इन मीटिंग अदर ऑब्जेक्टिव्स टू। तो इससे क्या हो गया? इससे जो भी रिस्क था, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके वाटर हीटर्स बनाए जाते थे, तो इससे क्या हुआ? जो भी रिस्क था वो भी कम हो गया एंड उसके बाद जो भी ऑब्जेक्टिव्स कंपनी ने सोच रखे थे, जो भी गोल्स सोच रखे थे, वो मीट कर पा रहे थे, ठीक है। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस्ड अबव। तो हमें क्या करना है? हमें इस पैरा से आइडेंटिफाई करना है कि मैनेजमेंट का कौन सा ऑब्जेक्टिव यहाँ पे बताया जा रहा है, ठीक है। आया समझ में? तो यहाँ पर आप अच्छे से देखिए कि बोला जा रहा था फर्स्ट पॉइंट में कि बैकवर्ड एरिया में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शिफ्ट करनी है ताकि वहां के लेबर्स को हायर करके क्या कर पाए? हम अपनी कॉस्ट को कम कर पाए, ठीक है। तो यहाँ पर एक तरीके से देखा जाए तो बैकवर्ड एरिया में अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनेगा तो वहां के लोगों को क्या मिलेगा? रोजगार मिलेगा, वो काम कर पाएंगे, वो अपनी खर्चे निकाल पाएंगे, वो पैसे कमा पाएंगे। तो कहीं ना कहीं कंपनी ने क्या सोचा? अपना फायदा तो सोचा ही है, लेकिन सोसाइटी के बारे में भी सोचा है। तो यहाँ पे सोशल ऑब्जेक्टिव भी पूरा हो रहा है। इस केस में कौन सा ऑब्जेक्टिव पूरा हो रहा है? सोशल ऑब्जेक्टिव, ठीक है। आया समझ में? और नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो इससे हमने क्या देखा कि जो भी कंपनी के गोल्स थे इस सिस्टम के द्वारा वो अचीव कर पा रहे थे, तो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव भी अचीव हो रहा है। तो आप देख सकते हो पहला कौन सा ऑब्जेक्टिव है, जैसे कि मैंने आपको बोला कि सेकंड पॉइंट में ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहा है,
तो यहाँ पर वही सब चीजें लिखी हुई हैं, ठीक है, आया समझ में। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव दीज रेफर्स टू द यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज कंसिडरिंग द इंटरेस्ट ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स। द मेन ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव आर सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। तो मैंने आपको क्या बताया था, मैंने जब आपको ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव समझाया था तो मैंने आपको क्या बताया था कि एक मैनेजमेंट का क्या काम रहता है कि वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव कर पाए, ठीक है, आया समझ में। तो उसके लिए उनको 3 चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अच्छे से सर्वाइव कर पाए फ्यूचर में। अब सर्वाइव करना है तो उसको क्या करना होगा, प्रॉफिट भी अर्न करना होगा, ठीक है, आया समझ में। और प्रॉफिट अर्न तो करना ही होगा, साथ में अगर उसको लॉन्ग रन में बने रहना है, क्योंकि आपको पता है जैसे जैसे साल बीतेंगे कॉम्पिटिटर्स भी बढ़ते जाएंगे, तो उसको अपनी कंपनी को ग्रो भी करवाना होगा, न्यू न्यू टेक्निक्स लानी होंगी। तो उन्होंने यही किया, इलेक्ट्रिक वाटर हीटर से सोलर वाटर हीटर्स पे शिफ्ट कर दिया, ठीक है, और इससे क्या हुआ, रिस्क भी रिड्यूस हुआ और ऑब्जेक्टिव भी अचीव कर पा रहे थे। तो इसके कारण वो ग्रो भी कर सकते हैं लॉन्ग रन में, ठीक है। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहा है। नेक्स्ट उसके बाद सोशल ऑब्जेक्टिव, these are the objective which are desired to be achieved for the benefits of the society। ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ये सोसाइटी के बेनिफिट्स के लिए अचीव किए जाते हैं, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट उनको देना, ठीक है, आया समझ में। तो अगर ऐसा कर रहे हैं, वो भी कम रेट पर देना, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट दे रहे हैं, कम रेट पर दे रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करवा रहे हैं, मतलब एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है सोसाइटी के लोगों को, तो इससे क्या हो रहा है, सोशल ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहा है, वो भी ऑर्गेनाइजेशन का। दे इन्वॉल्व क्रिएशन ऑफ बेनिफिट्स फॉर वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द सोसाइटी, ठीक है, आया समझ में। तो बहुत सारे फायदे जो है कंपनी प्रोवाइड करती है किसको, सोसाइटी को, वो भी सोशल ऑब्जेक्टिव में। तो हमने वही देखा कि फायदा हो रहा था बैकवर्ड एरिया को अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट उनकी प्लेस में आके बन रही थी, ठीक है, आया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है। Capcha Limited is a construction company in which all the employees learn various ways of dealing with diverse situation from their seniors। अब बोला जा रहा है कैप्चा लिमिटेड क्या है, एक कंपनी है, वो भी कौन सी कंपनी, कंस्ट्रक्शन कंपनी, जिसमें जितने भी एम्प्लॉयज थे उन्होंने क्या सीख लिया, अपने सीनियर्स से अलग अलग सिचुएशन में चीजों को कैसे हैंडल करना है वो सीख लिया, ठीक है। कंपनी प्रोवाइड्स फाइनेंशियल एज वेल एज नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। कंपनी जो है अपने एम्प्लॉयज को फाइनेंशियल इंसेंटिव्स एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स भी प्रोवाइड कर रही है। ये आप आगे भी पढ़ोगे या शायद आपने 11th क्लास में भी पढ़ा होगा। फाइनेंशियल इंसेंटिव्स जैसे कि बोनस हो गया है ना, देन उसके बाद और भी चीजें रहती हैं, बोनस के अलावा आप और भी इंसेंटिव्स देते हो अगर टारगेट अचीव हो पाए। तो ये फाइनेंशियल इंसेंटिव्स है जो पैसों के द्वारा, मतलब फाइनेंशियल इंसेंटिव्स जो होते हैं वो मॉनेटरी टर्म्स में पूरे होते हैं, पैसों से पूरे होते हैं। और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स का बोला जाए जैसे कि रिकॉग्निशन हो गया, प्रमोशन कर दिया, ट्रांसफर कर दिया अच्छी कंपनी में, तो ये सब चीजें आती हैं नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव से, ठीक है, आया समझ में। तो ये नॉन मॉनेटरी होती है, नॉन फाइनेंशियल मतलब नॉन मॉनेटरी, इसमें पैसा वगैरह इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है, आया समझ में। दिस हेल्प्स द एम्प्लॉयज टू ग्रो एंड डेवलप देयर एबिलिटीज। अगर फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स पूरे करे जाएंगे एम्प्लॉयज के लिए तो वो ग्रो भी करेंगे एंड उनकी एबिलिटीज भी क्या होंगी, डेवलप करेंगी, ठीक है। The organization behaves as a responsible constituent of society and always create good quality product। बोला जा रहा है ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सोसाइटी के बारे में भी सोचता है और अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट उन्हें प्रोवाइड करता है, ठीक है। इट हैज अ पॉजिटिव इमेज इन द मार्केट, और जो भी ऑर्गेनाइजेशन है कैप्चा लिमिटेड उसकी ऑर्गेनाइजेशन में भी अच्छी खासी इमेज है, गुडविल है। द ट्रेनिंग मार्केट में अच्छी खासी गुडविल है, सॉरी। द ट्रेनिंग मॉड्यूल्स आर एक्सीलेंट एंड द एम्प्लॉयज ऑलवेज ट्राई टू फाइंड यूनिक वे ऑफ प्रोवाइडिंग सॉल्यूशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रैपिडली चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट। आपको पता है बिजनेस जो है वो चेंजिंग एनवायरनमेंट में काम करता है, तो एम्प्लॉयज इतने अच्छे हैं कि वो नए नए यूनिक मेथड्स निकालते हैं ताकि किसी भी कंडीशन को, किसी भी चेंजिंग एनवायरनमेंट से वो डील कर पाए, ठीक है, आया समझ में। दिस हैज हेल्प्ड द ऑर्गेनाइजेशन टू एडजस्ट स्मूथली, आइडेंटिफाई एंड स्टेट 3 पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट बीइंग हाईलाइटेड हियर। हमें क्या करना है, ये पूरा पैरा दे के रखा हुआ है, हमें इससे एनालाइज करके बताना है कि कौन से 3 इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट यहाँ पे हमें बताए जा रहे हैं, ठीक है, आया समझ में। सोसाइटी के बारे में बताया जा रहा है,
ठीक है। एम्प्लॉइज के बारे में बताया जा रहा है कि एम्प्लॉइज का पर्सनल गोल भी यहाँ पे अचीव हो पा रहा है, ठीक है। तो ये सब चीजें हमें बताई जा रही हैं जो कि हम यहाँ पे आंसर में भी देख लेते हैं। फर्स्ट क्या देके रखा है, हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल गोल्स, जैसे कि मैंने बताया आपको पर्सनल ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहा है एम्प्लॉइज का, तो यहाँ पे कौन सा इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट बताया जा रहा है कि हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल गोल्स। जो मैनेजमेंट होता है वो पर्सनल गोल्स को अचीव करने में भी हेल्प करता है, ठीक है। हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, जैसे कि मैंने आपको बताया गुड क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड हो रहे हैं, मतलब सोसाइटी की हेल्प करी जा रही है, ठीक है। तो मैनेजमेंट सोसाइटी की हेल्प भी करता है। क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, इतना ही है। मतलब यहाँ पर चेंजिंग एनवायरनमेंट की बात हो रही है, तो अलग अलग रेगुलर चेंजिंग एनवायरनमेंट में भी मैनेजमेंट हेल्प करता है, ठीक है। आया समझ में? तो ये 3 इंपॉर्टेंस मैंने आपको पहले भी पढ़ाए थे और यहाँ पर भी वही आएंगे, ठीक है। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या देके रखा है, अमर, अकबर एंड एंथनी आर वर्किंग इन अ फार्मास्यूटिकल कंपनी, ठीक है। आया समझ में? तो यहाँ पर अमर, अकबर, एंथनी काम कर रहे हैं एक ही कंपनी में, ठीक है, जो कि दवाइयां बनाती हैं। There is a vast difference in the nature of functions performed by them, मतलब ये तीनों जो है वो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं, मतलब तीनों जो है वो अलग अलग पोजीशन पर है, ठीक है। Amar has to analyze the business environment and its implication for the survival of the firm। बोला जा रहा है अमर को बिजनेस इन्वायरमेंट को एनालाइज करना रहता है, ऑब्जर्व करना रहता है एंड ये इंश्योर करना रहता है कि फर्म जो है वो सर्वाइव कर पाए और कैसे करेगी, ठीक है। आया समझ में? तो अमर का काम क्या है, सर्वाइवल देखना फर्म का। अकबर जॉब इज टू इंश्योर दैट द डिपार्टमेंट हैज द नेसेसरी पर्सनल, और अकबर का काम क्या है कि अपने डिपार्टमेंट में देखना अच्छे पर्सनल है या नहीं, मतलब अच्छे लोग वहां पे, अच्छे एम्प्लॉयज वहां पे काम कर रहे हैं कि नहीं, ठीक है। एंथनीज जॉब इज टू इंश्योर सेफ एंड प्रॉपर वर्किंग एनवायरनमेंट टू वर्कर्स, और एंथनी का काम क्या है कि वो ये इंश्योर करे, ये देखे कि सेफ और प्रॉपर वर्किंग एनवायरनमेंट उनके अंडर काम कर रहे वर्कर्स को मिल रहा है या नहीं, ठीक है। आया समझ में? ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस परफॉर्म बाय द 3 पर्सनल आइडेंटिफाई द लेवल ऑफ मैनेजमेंट एट विच दे आर वर्किंग। बोला जा रहा है इनके फंक्शंस तो हमने आपको बता दिए हैं, लेकिन आप हमें बताइए इनके फंक्शंस के अकॉर्डिंग कि तीनों कौन कौन से लेवल ऑफ मैनेजमेंट में आ जाते हैं। तो मैंने आपको अच्छे से बताया था चैप्टर समझाते वक्त भी कि सर्वाइवल की बात हो रही है, तो अमर किस लेवल पे है, टॉप लेवल मैनेजमेंट में, क्योंकि टॉप लेवल मैनेजमेंट ही क्या देखता है, फर्म का सर्वाइवल, वेलफेयर पॉलिसी, ठीक है। आया समझ में? फिर उसके बाद अकबर की बात कर रहे हैं, तो डिपार्टमेंट की बात हो रही है, तो मतलब अकबर क्या है, डिपार्टमेंटल हेड है, ठीक है। आया समझ में? और डिपार्टमेंटल हेड जो है वो कहाँ पे आ जाते हैं, वो आ जाते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट में, ठीक है। तो अकबर जो काम कर रहा है इस कंपनी में वो किस लेवल पे है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, ठीक है। बहुत ही आसान है, क्वेश्चन में ही समझ में आ रहा है कि आंसर क्या होगा, ठीक है। देन एंथनीज जॉब इज टू इंश्योर सेफ एंड प्रॉपर वर्किंग एनवायरनमेंट टू वर्कर्स, तो एंथनी किस पोजीशन पे है, ये सुपरिंटेंडेंट, सुपरवाइजर या फॉरमैन की पोजीशन पे होगा, मतलब ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट की पोजीशन पे होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट में काम कर रहे होते हैं, सुपरवाइजर, सुपरिंटेंडेंट, फोरमैन, उनका काम क्या होता है कि अपने अंडर काम कर रहे वर्कर्स से वो क्या करवाएं, काम करवाएं और इंस्ट्रक्शंस पूरे करवाएं जो कि उनको मिडिल लेवल मैनेजमेंट ने दिए होंगे, ठीक है। आया समझ में? तो यहाँ पर आप देख सकते हो आंसर क्या देके रखा है, अमर इज वर्किंग एट द टॉप लेवल मैनेजमेंट, अकबर एट मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड एंथनी एट ऑपरेशनल और सुपरवाइजरी लेवल मैनेजमेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया, ठीक है। आया समझ में? बहुत ही इजी है। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट क्या देके रखा है, Cortico Fabrics was started by Ashish in 2001 to sell bed sheets, towels, comforters, pillows, cushions, bath mats, etc. बोला जा रहा है आशीष ने 2001 में कॉर्टिको फैब्रिक्स स्टार्ट किया था, जिसमें वो क्या सेल कर रहा था, बेडशीट्स, टॉवेल्स, कंफर्टर्स, पिलोज, कुशन्स, बाथ मैट्स और भी चीजें, ठीक है। इट इज नाउ अ फेमस नेम एंड इट्स ब्रांच आर अक्रॉस इंडिया। बोला जा रहा है कि अब ये जो नाम है ना बहुत ही फेमस हो चुका है एंड इसकी ब्रांचेस पूरे इंडिया में फैल चुकी हैं, ठीक है। टू मैनेज द वर्क ऑल ओवर इंडिया इट हैज 8 टीम, 2 ईच फॉर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट इंडिया।
क्या बोला जा रहा है, काम को मैनेज करने के लिए यहाँ पर 8 टीम्स तैयार करी गई हैं। 2 काम करती हैं नॉर्थ में, 2 टीम्स काम करती हैं साउथ में, 2 टीम्स काम करती हैं ईस्ट में एंड 2 टीम्स काम करती हैं वेस्ट इंडिया में। ठीक है, आया समझ में। Ashish spends a considerable amount of time to develop an orderly pattern of group efforts among different teams and to secure unity of action in pursuit of a common purpose। बोला जा रहा है आशीष अपना अच्छा खासा टाइम ये इंश्योर करने में लगा देता है कि जो भी ग्रुप में काम कर रहे हैं, जितने भी लोग ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, उनके जो एक्शंस हैं वो यूनाइटेड है कि नहीं, मतलब तालमेल है कि नहीं अच्छा, और वो अच्छे से ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए काम कर रहे हैं कि नहीं एक साथ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक डिपार्टमेंट सिर्फ अपना सोच रहा है और एक डिपार्टमेंट अपना सोच रहा है। फाइनेंस डिपार्टमेंट सोच रहा है खूब सारा पैसा आ जाए तो वो प्रोडक्ट का जो भी बेडशीट्स वगैरह उनका प्राइस बढ़ा दे रहा है। ठीक है, मार्केटिंग मैनेजर सोच रहा है बहुत सारी सेल्स हो जाए तो वो क्या कर रहा है, काफी सारा डिस्काउंट दे रहा है। तो सब अपना अपना नहीं सोच रहे हैं, वो सिर्फ ये सोच रहे हैं कि हमें ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव करवाना है। ठीक है, तो ये कौन इंश्योर कर रहा है, इस चीज का जिम्मा लिया हुआ है आशीष ने। ठीक है, आया समझ में। टू इंश्योर सुटेबल एलोकेशन ऑफ टास्क टू द वेरियस मेंबर्स ऑफ द टीम्स एंड टू सी दैट द टास्क आर परफॉर्म विद हार्मनी अमंग द मेंबर्स, बैलेंस द डिफरेंट टीम्स एट डिफरेंट लोकेशन, ही ट्राइज टू। क्या बोला जा रहा है कि उसने क्या किया, टास्क को एलोकेट किया सबसे पहले तो, मतलब कौन क्या करेगा ये किसने देखा, आशीष ने देखा। देन उसके बाद उसने क्या किया, टास्क उसने ये देखा कि टास्क अच्छे से परफॉर्म हो पा रहा है कि नहीं, विथ हार्मनी, पीस के साथ अच्छे से। ठीक है, एंड बैलेंस द डिफरेंट टीम्स एट डिफरेंट लोकेशन, और उसने क्या किया, अलग अलग लोकेशन में जो अलग अलग टीम उसने रखी हुई थी उनको बैलेंस करके वो चल रहा था। ठीक है, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस इन द अबव पैरा। बोला जा रहा है कि हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि इस पूरे पैरा में क्या चीज बताई जा रही है, मैनेजमेंट का कौन सा कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है। तो हमने अच्छे से देखा है, आशीष ने टीम रखी हुई है, मैनेज वही कर रहा है ताकि हार्मनी बनी रहे टीम में, ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव हो पाए, यूनिटी ऑफ एक्शन वो ले रहा है, मतलब यूनिटी ऑफ एक्शन वो इंश्योर कर रहा है कि उसकी कंपनी में बना हुआ है कि नहीं। ठीक है, तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, एक तरीके से बोला जाए तो हमने अच्छे से पढ़ा था, कोऑर्डिनेशन। ठीक है, कौन सा है ये, कौन सा कॉन्सेप्ट है, यहां पर देख लेते हैं, कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तालमेल बिठाकर चल रहा है कौन, आशीष। ठीक है, देन उसके बाद ऑल्सो एक्सप्लेन एनी वन पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ द कॉन्सेप्ट आइडेंटिफाई इन अबव। मतलब बोला जा रहा है, हमने ये देख लिया कि कोऑर्डिनेशन है, यहाँ पे इस पूरे पैराग्राफ में जो समझाया जा रहा है वो किसके बारे में समझाया जा रहा है, कोऑर्डिनेशन के बारे में। तो हमें एक सिर्फ और सिर्फ एक इंपॉर्टेंस बताना है कोऑर्डिनेशन का। ठीक है, आया समझ में। तो यहाँ पर आप तीन इंपॉर्टेंस मैंने आपको समझाए थे, उसमें से कोई भी एक लिख सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से आपको लिखना चाहिए यहाँ पे ग्रोथ इन साइज। ठीक है, ग्रोथ इन साइज। हमें अच्छे से पता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होती है, जैसे जैसे साल बढ़ते हैं वो ग्रो करता है। ठीक है, पहले सिर्फ मुंबई में काम करता था, अब दिल्ली में भी कर रहा है, मध्य प्रदेश में कर रहा है, राजस्थान में कर रहा है, जयपुर में कर रहा है। ठीक है, बहुत सारे ब्रांचेस उसने खोल लिए, यहाँ पर भी हमने देखा बहुत सारे ब्रांचेस खोल लिए। ठीक है, क्योंकि उसका अच्छा खासा नाम मार्केट में बन चुका था। ठीक है, आया समझ में। तो जैसे जैसे ग्रोथ होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, तो एम्प्लॉयज भी बढ़ते जाते हैं, और हर एक एम्प्लॉय का पर्पस अलग होता है कहीं भी काम करने का। किसी को सैलरी की जरूरत रहती है, किसी को रिकॉग्निशन चाहिए रहता है, किसी को अपना नेम एंड फेम बनाना रहता है। ठीक है, तो सबके बैकग्राउंड्स अलग रहते हैं, सबकी नेसेसिटीज, नीड्स, डिजायर्स, वांट्स सब कुछ अलग रहता है। ठीक है, तो बैलेंस करके चलना उनके पर्सनल गोल को, उनके पर्सनल ऑब्जेक्टिव को, मतलब एम्प्लॉयज के पर्सनल ऑब्जेक्टिव को एंड ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को कैसे बैलेंस करके चलना है ताकि कंपनी में हार्मनी बनी रहे, ये किसका काम होता है, ये होता है मैनेजमेंट का काम। ठीक है, और ये कैसे पॉसिबल हो जाता है, जब मैनेजमेंट क्या इंश्योर करे कि उसकी कंपनी में कोऑर्डिनेशन है या नहीं, मतलब तालमेल है या नहीं। तो तालमेल होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, इसलिए यहाँ पे कौन सा इंपॉर्टेंस आ जाएगा, ग्रोथ इन साइज। ठीक है, आया समझ में। तो आज के इस वीडियो में हमने सिर्फ और सिर्फ 5 केस स्टडीज सॉल्व किए, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एज आई टोल्ड यू कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में ये आए हुए हैं। ठीक है,
तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो क्या करना है, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके जाना है कि वीडियो कैसी लगी है। एंड देन फिर उसके बाद आपको क्या करना है, अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ, भाई बहनों के साथ शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। एंड ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।